इस वीडियो में मैं आपको ब्रिटिश भारत के उस अन्यायपूर्ण भू राजस्व व्यवस्था यानी अस्थायी बंदोबस्त के बारे में बताऊंगा जिसे भारतीय इतिहास में ना तो कभी इसके पहले देखा गया था और ना ही कभी इसके बाद। इस वीडियो में हम समझेंगे पहली चीज अस्थायी बंदोबस्त क्या थी, दूसरी इसको किसने और कहां कहां लागू किया, तीसरी अस्थायी बंदोबस्त लागू करने का कारण या उद्देश्य क्या था, और चौथी चीज है अस्थायी बंदोबस्त लागू करने के परिणाम क्या निकले। अब देखिए, इसके पहले कि हम ब्रिटिश भारत की भू राजस्व व्यवस्था यानी अस्थायी बंदोबस्त को समझें, हम एक नज़र उस परंपरागत भू राजस्व व्यवस्था पर डालते हैं जो अस्थायी बंदोबस्त के पहले लागू थी। भारत में अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भू राजस्व की परंपरागत व्यवस्था ही स्थापित थी। इसमें भूमि पर किसानों का अधिकार था। इस लाइन को फिर से सुनिए, परंपरागत भू राजस्व व्यवस्था में भूमि पर किसानों का अधिकार था और भू राजस्व के तौर पर किसान फसल का एक हिस्सा सरकार को दे देते थे। लेकिन ये सूरत पूर्ण रूपेण तब बदल जाती है जब ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि के तहत बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी मिल जाती है। कंपनी 1765 ईस्वी से 1771 ईस्वी तक भू राजस्व की इसी परंपरागत व्यवस्था को जारी रखता है, लेकिन भू राजस्व की दरों में काफी वृद्धि कर दी जाती है और इसके बाद 1772 ईस्वी में जब वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर बनते हैं तो इजारेदारी प्रथा को लागू करते हैं, जिसमें भूमि 5 वर्षों के लिए उन जमींदारों को दी जाती थी जो उच्चतम बोली लगाते थे, यानी भूमि के किराए के रूप में ज्यादा पैसा देते थे। लेकिन भू राजस्व की यह व्यवस्था भी ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाई, क्योंकि इससे समस्या सुलझने के बजाय और भी उलझ ही गई। इसके बाद कंपनी ने भू राजस्व यानी कि लगान वसूली के लिए मुख्यतः 3 भू राजस्व नीतियों को लागू किया। इसमें पहला है अस्थायी बंदोबस्त, जो हम आज पढ़ेंगे। दूसरा है रैयतवाड़ी व्यवस्था, जिसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को जरूर देखिए, मात्र 5 मिनट का वीडियो है, आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। इस वीडियो का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और तीसरा है महलवाड़ी व्यवस्था, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। आइए अब देखते हैं अस्थायी बंदोबस्त थी क्या। 1790 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों का भूमि का अस्थायी मालिक मानते हुए जमींदारों से 10 वर्षीय लगान व्यवस्था को लागू किया और इसी व्यवस्था को 22 मार्च 1793 ईस्वी को अस्थायी कर दिया। भू राजस्व की इसी व्यवस्था को हम अस्थायी बंदोबस्त, चिरस्थायी बंदोबस्त, जागीरदारी बंदोबस्त, इस्तमरारी बंदोबस्त, मालगुजारी बंदोबस्त एवं बीसवेदारी बंदोबस्त के अलावा भी कुछ अन्य नामों से जानते हैं। यहाँ जमींदारों को भूमि के अस्थायी मालिक मानने का मतलब भी समझ लीजिए, यानी अब जमीन पर जमींदारों का वंशानुगत अधिकार हो गया। साथ ही साथ जमींदार जमीन का मालिक होने के कारण अपनी जमीनें खरीद भी सकता था और बेच भी सकता था। अब देखिए, अस्थायी बंदोबस्त को मैंने पहले ही अन्यायपूर्ण व्यवस्था इसलिए कहा है क्योंकि जो किसान कल तक भू राजस्व के परंपरागत तरीकों के अनुसार भूमि का मालिक था, आज अस्थायी बंदोबस्त के लागू होने के बाद किराएदार हो गया। मतलब अब किसान जमींदार की दया पर आश्रित हो गया। अस्थायी बंदोबस्त के अनुसार जमींदार भूमि का 10/11 भाग कंपनी को देता था और 1/11 भाग खुद अपने पास रखता था। अब चूंकि जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण था नहीं, इसलिए जमींदार किसानों से तय की गई रकम से अत्यधिक वसूलता था और उसे अपने पास रखता था। इसके अलावा अस्थायी बंदोबस्त के नियम काफी कड़े थे। यदि कोई जमींदार निश्चित तारीख तक भू राजस्व की निर्धारित राशि सूर्यास्त के पहले जमा नहीं करता था तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। आइए अब देखते हैं कि अस्थायी बंदोबस्त को कहां कहां लागू किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त को बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के बनारस प्रखंड और उत्तरी कर्नाटक में लागू किया गया था। यानी अस्थायी बंदोबस्त कुल ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्रों पर लागू था। इसके बाद हम समझते हैं अस्थायी बंदोबस्त लागू करने का कारण या उद्देश्य क्या था।
अब देखिए, अस्थाई बंदोबस्त लागू करने के दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में भी इंग्लैंड की तरह ही जमींदारों का एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहता था जो अंग्रेजी साम्राज्य के लिए सामाजिक आधार का कार्य कर सके। अगर साफ शब्दों में कहें तो कंपनी जमींदारों के रूप में एक ऐसा वर्ग प्राप्त करना चाहता था जो विषम परिस्थितियों में भी कंपनी का साथ दे। और यकीनन ऐसे बहुत अवसर आए जहां किसान विद्रोहों को कुचलने में जमींदारों ने अपनी अटूट स्वामी भक्ति सिद्ध की। अस्थाई बंदोबस्त को लागू करने का दूसरा कारण था, ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी आय में वृद्धि करने के साथ साथ आय की राशि निश्चित करना चाहती थी ताकि उसे अपना बजट तैयार करने में आसानी हो सके। आइए अब देखते हैं अस्थाई बंदोबस्त लागू करने के परिणाम क्या निकले। पहले देखते हैं जमींदार के संदर्भ में। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था से सर्वाधिक लाभ जमींदारों को ही हुआ क्योंकि वे अस्थाई रूप से भूमि का मालिक बन गए। दूसरी चीज, भू राजस्व की एक निश्चित रकम कंपनी को देने के बाद जमींदारों के पास काफी बड़ा धनराशि बच जाता था और इसी के कारण ये जमींदार आगे चलकर अत्यधिक समृद्ध हो गए। अब देखते हैं कंपनी के संदर्भ में। ईस्ट इंडिया कंपनी के दोनों कारणों या उद्देश्यों की पूर्ति हुई। पहला, कंपनी को भारत में भी इंग्लैंड की तरह ही जमींदारों का एक ऐसा वर्ग प्राप्त हो गया जो विषम परिस्थितियों में भी अपनी स्वामी भक्ति सिद्ध करने को सदैव तत्पर रहता था। दूसरी चीज, कंपनी को आय में वृद्धि तो हुई, लेकिन एक ओर जहां राजनीतिक रूप से अंग्रेजों को राजभक्तों का वर्ग मिला, वहीं दूसरी तरफ करोड़ों व्यक्ति अंग्रेजों के खिलाफ भी हो गए। कुल मिलाकर अंग्रेजों की आय तो बढ़ी, लेकिन और अन्य दृष्टिकोणों की तुलना में कंपनी को लाभ की तुलना में ज्यादा हानि ही हुआ और इसीलिए कंपनी ने कुछ स्थानों के अलावा इसे भारत के अन्य भूभागों पर लागू नहीं किया। अब देखते हैं किसानों के संदर्भ में। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि भू राजस्व की ऐसी अन्यायपूर्ण व्यवस्था ना तो कभी इसके पहले लागू थी और ना ही कभी इसके बाद लागू हुई। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था में सर्वाधिक हानि किसानों को ही हुई। एक तो उनके भूमि संबंधी परंपरागत अधिकार छीन लिए गए, यानी किसान केवल अब एक खेतीहर मजदूर बनकर रह गया, और दूसरा, किसानों को अब जमींदार के शोषणों और अत्याचारों का सामना करना पड़ा क्योंकि जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण था नहीं। इसीलिए जमींदार किसानों से मनचाहा लगान वसूलता था और समय से पूर्व लगान नहीं देने की स्थिति में किसानों की जमीनें छीन ली जाती थी और इस तरह पूरी तरह किसान जमींदारों की दया पर आश्रित हो गया। और फिर आगे किसानों के असंतोष ने अनेक किसान विद्रोहों को जन्म दिया। तो इस तरह इस वीडियो में हमने देखा अस्थाई बंदोबस्त क्या थी, इसको किसने और कहां लागू किया, अस्थाई बंदोबस्त लागू करने के क्या कारण या उद्देश्य थे और अस्थाई बंदोबस्त लागू करने के क्या परिणाम निकले। आइए अब देखते हैं आज का प्रश्न। चिरस्थाई बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए। इसका कारण था, आपके पास विकल्प हैं, जमींदारों के ऊपर किसानों को विश्वास था, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, यह ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी थी, या खेतीहरों की दिलचस्पी पट्टा प्राप्त करने में नहीं थी। आप अपने आंसर के साथ हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें। तो इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस।